नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। और जैसा कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी स्कीम 2023 के तहत सेक्टर XU02 XU03 में इंडिपेंडेंट हाउसेज आए हुए हैं, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 73 लैक्स अराउंड रखी हुई है। तो लोगों के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हमारी प्रोसेसिंग फीस है वो क्या है, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसका क्या होगा, अगर हमें बंगला मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, अगर बंगला मिलने के बाद हम उसे सरेंडर कर देते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उसके बाद फिर हम उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऊपर उसमें कुछ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। और ये सामने आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है ब्रशर जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी स्कीम, उस स्कीम जिसका नाम है BHS-18/L0H02। जो ये स्कीम ओपन हुई थी 10 जुलाई 2023 को। ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन की डेट, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 17 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुए थे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो कि 31 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो सामने आपके प्रेशर है, मैं एक एक चीज आपको प्रेशर से देख के बताऊंगा ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे, आपको कुछ भी मन से नहीं बोलूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो में एंड तक जरूर देखें। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि डेट क्या है इसकी, तो ये एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हुई हैं, ये स्टार्ट हुई हैं 10 जुलाई 2023 को, इसका पहली बार एडवर्टीजमेंट आया था। और 17 जुलाई 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, और इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त 2023 है, सॉरी 31 अगस्त 2023 है, और शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्कीम डिटेल, जैसे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैं उसमें लोगों को बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है, सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं। 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये देखिए, इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है 5,000 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि आप जो इसको एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो किसी भी हाल में आपको वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद इसमें पेमेंट ऑप्शन, 3 टाइप के पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पेमेंट ऑप्शन है कि जो कि 10% तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय देनी पड़ेगी, और उसके बाद बाकी जो पैसा बचता है वो विद इन 90 डेज ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है कि जो आपका बचा हुआ पैसा है 50% आपको विद इन 60 डेज, अर्थात 2 महीने के अंदर आपको 50% बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा। और जो 50% जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 10% आपने दिया है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। और जो बाकी बचा 50% अमाउंट, वो आपको अगले 2 सालों में देना पड़ेगा हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। जो ऑप्शन 3 है पेमेंट का, वो कुछ इस टाइप से है कि आपको 30% पैसा विद इन 45 डेज ऑफ लेटर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट, मतलब आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसके 30 विद इन 45 डेज आपको 30% अमाउंट देना पड़ेगा। और बाकी जो बचा हुआ पैसा है 70% जो टोटल अमाउंट बचा है, वो आपको अगले 4 सालों में 8 हेफरली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मॉर्गेज परमिशन फीस है 1,000 रुपए, और कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी फीस है 5,000 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और एक बहुत ही बड़ा डाउट था जो मेरे को भी था, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था, ध्यान देके सुनिए आप यहाँ पे। ये आपको रजिस्ट्री नहीं है, ये लीज पे मिल रहा है, 90 साल की लीज पे। बहुत लोगों को मन में डाउट है कि भैया हमने बंगला खरीद लिया, बंगला हमारा हो गया। ना जी ना, ये तो 90 साल के लिए लीज पे मिल रहा है। ये देखिए आप, पीरियड ऑफ लीज 90 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड। तो बहुत ध्यान रखें अप्लाई करते समय, भाई आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, तो प्लीज सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह देख लें, उसके बाद ही इसको आप अप्लाई करें। उसके बाद सिलेक्शन मोड में आते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। अथॉरिटी मींस अथॉरिटी क्या है, तो वो तो आपको पता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बोला है, अलॉटमेंट लेटर, ये सब आपको पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया जो है कि उसको इससे पहले किसी भी टाइप का कोई अलॉटमेंट, कोई प्लॉट, कोई इंडिपेंडेंट विला, हाउस, फ्लैट जो कि नई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ऑलरेडी अलॉटमेंट नहीं हुआ हो,
वो ही इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहले से अगर किसी को किसी इस स्कीम अथॉरिटी की तरफ से दूसरे टाइप का कोई फ्लैट लिया हुआ है जिसने या बिला लिया हुआ है, तो वैसे या पहले यही जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि जो बिलाज हैं ये कोई नए नहीं है, ये 2008 के बने हुए बिलाज हैं और समय समय पे 2-3 बार इस स्कीम को रीलॉन्च किया गया है। ये कोई नए बिला नहीं है, रेनोवेट कर करके सरकार इसे दोबारा बेच रही है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी 2008 में सपोज इनको ले लिया था, वो इसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें रिजर्वेशन भी है। फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स अलॉटेड बाय GNIDA 17.50% रिजर्वेशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है। फार्मर्स के लिए 17.50% रिजर्वेशन है। फंक्शनल कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स जो है उसके लिए 10% रिजर्वेशन है। और जो GN ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं 5% उनके लिए रिजर्वेशन है। मतलब कि मान के चलिए जैसे कि टोटल 61 प्लस 16 ऑलमोस्ट 80 बिलास या 76 बिलास जो निकले हैं, उसमें से आधे बिला मतलब कि 38 जो हैं वो ऑलरेडी रिजर्व हैं, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी जो बचे आधे बिला उसमें भी ये देखिए नोट पॉइंट नंबर 3% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन शैल बी केप्ट इन अदर रिजर्व कैटेगरीज, उसमें भी 3% रिजर्वेशन है। तो और जो 50% रिजर्वेशन मैंने आपको पहले बताया था, उसके अंदर 18% रिजर्वेशन जो है वो कि आपके SC ST जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड हैं 18% बंगले। और जो नॉर्मल जो 50% अदर बचे उसमें से 3% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फिर से है SC ST वालों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके मिलने की। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी ये अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आती है इंपॉर्टेंट पार्ट की हाउ टू अप्लाई। द एप्लीकेंट शैल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको एप्लीकेशन करने से पहले एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका पिक्सल साइज 100x100 होना चाहिए, एक स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट जो कि एक डेडिकेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए जो ऑलरेडी पोर्टल की वेबसाइट पे डिपिक्टेड है। मतलब कि ये नहीं कि आप किसी भी वकील से जाके किसी भी टाइप का एफिडेविट बनवा लें, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऑलरेडी इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है इस पोर्टल पे, आप उसको लेके ही एफिडेविट बनवाएं। तीसरा जो क्या होता है, एज का, अपना रेजिडेंशियल, अपना नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट, लाइक आप आधार कार्ड अपना शो कर सकते हैं, अपना पहचान पत्र शो कर सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टेप वन, सबसे पहले आपको अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि वेबसाइट में आपको फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी.in करके वेबसाइट है। उसके बाद अमंग द एक्टिव स्कीम्स, जो उसमें बहुत सारी स्कीम्स जो एक्टिव हैं वो सारी दिखाई दी जाएंगी। तो उसमें आपको एक्टिव स्कीम्स में चुनना पड़ेगा कि आपको किस स्कीम में क्या अप्लाई करना है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ पेमेंट प्लान, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तीन टाइप के पेमेंट प्लान है, तीन टाइप के पेमेंट प्लान ऑप्शन है यहाँ पे। पहला पेमेंट प्लान आपको बताया था विद इन 90 डेज आपको पूरा पैसा देना है। दूसरे पेमेंट प्लान में ऑप्शन 2 में आपको विद इन 45 डेज आपको पूरा पैसा देना है। तीसरे पेमेंट प्लान में आपको जो दूसरे वाले पेमेंट प्लान में उसमें 50% पैसा आपको विद इन 45 डेज और बाकी बचा पैसा अगले 2 साल में देना था। जबकि तीसरे वाले पेमेंट प्लान में आपको 30% पैसा इनिशियल अमाउंट और बाकी बचा 70% पैसा आपको आने वाले 4 सालों में 8 हाफ ईयरली क्वार्टर्स में डिवाइड करके देना पड़ेगा। तो और एक और बात है, इसमें मैंने पढ़ा था कि सपोज करिए एक किसी विला या हाउस के लिए दो अलग अलग टाइप के लोगों ने बोली लगाई है, एक और जिसके एक बंदे ने ऑप्शन 1 चूज किया हुआ है और दूसरे बंदे ने ऑप्शन 2 चूज किया हुआ है। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन क्लियर कर लिखा हुआ है कि भैया जो हमको पेमेंट नगद देगा, मतलब जितनी जल्दी देगा, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन 1 में पेमेंट विद इन 90 डेज पूरी पेमेंट हो रही है तो ये उसको बिला देंगे, उसको प्रेफर करेंगे। ऐसे ही सेम अगर किसी ने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 अलग अलग चूज किए हुए हैं, दो अलग अलग बंदे हैं और सेम प्रॉपर्टी को उन्होंने बोली लगाई है, तो हमेशा ऑप्शन 2 वालों को प्रेफर किया जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। स्कीम कोड अभी आप देख सकते हैं, इसमें जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल है, वो उसका एक भी पैसा आपको वापस नहीं होगा।
तो ये सारी तो बातें हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने ये भी लिखा है कि किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा पेमेंट को देने के लिए। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं, एट हिज डिस्क्रिप्शन, वो अपने विचार से स्पेशल, उनके पास कुछ इनहेरेंट पावर्स हैं जिसके तहत वो कुछ हद तक रिलैक्सेशन दे सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही क्लियर कर दिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 जो है। उसके बाद मेड ऑफ पेमेंट, और ये आती है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ये आप मतलब आंखें कान नाक सब खोल लीजिए, ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर 13 के पॉइंट नंबर 10, एज इज वेयर इज वेसेस, as is where is basis, the independent houses will be accepted unconditionally by the allotee on as where is basis on lease for a period of 90 years। भैया जैसा बना है वैसा ही देंगे, एक ईंट भी अलग से नहीं लगाएंगे। ये इन्होंने पहले ही क्लियर कट कर दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर दीवार टूटी हुई है पीछे की तो वो दीवार नहीं बनाएंगे, अगर बाथरूम टूटा है तो बाथरूम नहीं बनाएंगे। तो बोली लगाने से पहले मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि भैया एक बार इतनी महंगी चीज आप लेने जा रहे हैं, एक बार आप साइट को विजिट कीजिए, आप किस हाउस की बोली लगा रहे हैं आप उसको एक बार देखिए, उसके बाद ही बोली लगाइए। क्योंकि इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है पॉइंट नंबर 10 कि भैया जैसा है वैसा ही देंगे, और ऊपर से लीज है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 इयर्स, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके ऊपर। आपको ये प्रॉपर्टी कोई हमेशा के लिए नहीं मिलने वाली है, 90 इयर्स के लिए है। तो ध्यान रखें इन चीजों का। अभी सेक्शन 2 में आते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज बॉन्ड। ये तो सारी चीजें मिलने के बाद की बातें हैं। अभी देखिए पॉइंट नंबर, अभी सेक्शन 2 का 5 नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ सॉरी, अभी एक और चीज देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 सेक्शन 2, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एजुकेशन ऑफ लीज डीड, इसका जो पॉइंट नंबर 4 है, ये क्या बोलता है कि द अलॉटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस विल बी गिवन टू द अलॉटी ऑन अ लीज ऑफ 90 इयर्स एंड द लीज रेंट शैल बी पेबल इन लंप सम एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रीमियम ऑफ द प्लॉट। मतलब जो इनका लीज का रेट होगा 10% ऑफ द प्रीमियम ऑफ प्लॉट का जो 10% होगा। और इन्होंने बड़ा मस्ती से एक हल्के से नीचे से झुर्रा छोड़ रखा है कि भैया हर 10 साल बाद, ये देखो यहां से शुरू करते हैं इसको, आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज डीड द लीज रेंट शैल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब जो लीज सपोज आपको अभी 10,000 रुपए जा रही है या 20,000 रुपए जा रही है, तो अगले 10 साल बाद वो सीधी सीधी 50% बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं, इन्होंने पहले ही क्लियर कट कर दिया है कि अगले 10 साल में जो लीज रेट है वो 50% इंक्रीज हो जाएगा अगले 10 सालों में। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकेशन चार्जेस, मतलब पता है क्या, फॉर कॉर्नर चार्जेस 5% ऑफ द प्रीमियम। अगर आपका कॉर्नर का बंगला है तो आपको 5% प्रीमियम देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा। फॉर हाउस फेसिंग पार्क ग्रीन बेल्ट, अगर ग्रीन बेल्ट की तरफ आपका बंगला निकलता है, हाउस होता है, तो आपको फिर से 5% देना पड़ेगा। फॉर हाउस फेसिंग 18/24 मीटर वाइड रोड, जो वहां की रोडों की चौड़ाई है 18 मीटर या 24 मीटर चौड़ी रोड पे अगर आपका बंगला है, तो फिर से आपको 5% देना पड़ेगा। और इन्होंने एक नोट करके भी डाला हुआ है, द हाउस मोर देन वन लोकेटेड बेनिफिट लोकेशन चार्जेस विल बी एडिटेड बट इन केस सेल नॉट बी मोर देन 15%। अरे भैया बच्चे की जान लोगे, 5% तुमने गार्डन के नाम पे ले लिया, 5% तुमने कॉर्नर के नाम पे ले लिया, 5% तुमने चौड़ी सड़कों के नाम पे ले लिया, और अब तुम कह रहे हो कि भैया 15% से ज्यादा एडिशनल चार्ज नहीं लगाएंगे। तो क्या चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, मतलब इन्होंने पता है क्या, ये कस्टमर को इतने अच्छे से निचोड़ रहे हैं ना, जैसा वो ट्रेनों में मुरमुरा बेचने वाला नींबू निचोड़ता है ना, वो भी इतने अच्छे से नहीं निचोड़ पाता है। उससे अच्छे से तो आजकल अथॉरिटी वाले निचोड़ने लगे हैं। 3 टाइप की इन्होंने मतलब 5% ऑलरेडी इन्होंने प्रीमियम लगा रखे, सरप्लस चार्जेस लगा रखे हैं, फिर भी कहते हैं भैया 15% से ज्यादा नहीं लेंगे। और क्या डबल कर दोगे। आगे देखिए, पोजीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट हाउसेज। अब इन्होंने पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज वेरिएशन इन द सरेंडर ऑफ अलॉटमेंट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। इन केस ऑफ सरेंडर बिफोर अलॉटमेंट द इंटायर रजिस्ट्रेशन मनी डिपॉजिटेड शैल बी रिफंडेड विदाउट एनी इंटरेस्ट।
इन केस ऑफ सरेंडर बिफोर अलॉटमेंट, अगर आपने एप्लीकेशन दी और सरेंडर कर दिया अलॉटमेंट से पहले ही, तो आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस थी 10%, वो पूरी की पूरी एज इट इज वापस मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपने बिफोर अलॉटमेंट सरेंडर किया है तो आपको पूरा पैसा, रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहा हूँ, जो प्रोसेसिंग फीस थी 5,000 वो तो मिलनी ही नहीं है, उसको तो भूल ही जाओ आप एक बार एप्लीकेशन बनने के बाद। रजिस्ट्रेशन फीस थी वो एज इट इज मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सरेंडर करा आफ्टर द अलॉटमेंट बट विद इन 30 डेज, मतलब आपके नाम से बंगला आ गया, हाउस आ गया, और आपने विद इन 1 महीने के अंदर आप सरेंडर कर दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, तो भी आपकी 10% रजिस्ट्रेशन मनी काट ली जाएगी। मतलब कि 73 लाख का बंगला है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट समथिंग 7.5 लाख रुपए बनेगा, और उसका 10% मतलब 75,000 रुपए स्वाहा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी तेज हो चुकी है। इन केस ऑफ सरेंडर आफ्टर 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, इन्होंने आगे भी क्लियर किया है कि अगर बंदा ऑप्शन, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि 3 टाइप के ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 में 90 डेज के अंदर आपको पूरा पैसा देना है। अगर विद इन आफ्टर 30 डेज और 30 से 90 दिनों के बीच में अगर आप ऑप्शन 1 चुना है आपने और सरेंडर करते हैं, या 30 से 60 दिनों के अंदर आपने ऑप्शन 2 चुन के अगर सरेंडर किया, या आपने 30 से 45 दिन के अंदर ऑप्शन 3 चूज करके सरेंडर किया, तो आपकी 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी विल शैल बी फॉरफीटेड। मतलब भैया हो गया 3.5 लाख रुपए स्वाहा। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर गलती से आपका इंडिपेंडेंट हाउस आया और आप कहीं बाहर चले गए हैं, आप बिजी हैं, आपने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं बाद में आएंगे, महीना 1.5 महीने बाद देख लेंगे, तो मतलब आपका 50% पैसा जल के राख हो गया। इसीलिए अगर आपको सरेंडर करना है तो जितनी जल्दी हो सके सरेंडर करिए। आगे बढ़ते हैं। मॉर्गेज ट्रांसफर, ट्रांसफर भी लिखा हुआ है कि भैया ऐसे किसी इतनी इजीली किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, बट हाँ अगर कोई बंदा अलॉटी है, इसकी डेथ हो गई है, इन दैट सिनेरियो ऑलरेडी आपने किसी को नॉमिनी टाइप का मतलब डिफाइन किया हुआ है, तो ये चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। म्यूटेशन ऑफ मिसयूज एडिशन। अच्छा, पॉइंट नंबर 12, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा क्वेरीज आई थी इस पे, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के। ध्यान से सुनिए, पॉइंट नंबर 12 पढ़िए। The allotee lease shall not use the allotted independent house for any purpose other than residential। मतलब आप सोचो कि मैं जिम बना लूंगा, मैं फार्म हाउस बना लूंगा, भैया जो अथॉरिटी है तुरंत आप पे लीगल एक्शन लेगी। आप उसका कोई भी रेजिडेंशियल के अलावा कोई और यूज करें, या फिर द allotee shall not be allowed to change the specification made in the independent houses। मतलब जो स्पेसिफाइड किया हुआ है कि किचन अगर नॉट राइट हैंड में है तो राइट हैंड में ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचो भैया मैं तो किचन को लेफ्ट हैंड में करूंगा वास्तु शास्त्र के हिसाब से, कि हमारे पंडित जी तो कहते हैं कि पीछे बाथरूम होना ही नहीं चाहिए, घर में शुभ नहीं होता ना, जो डिजाइन हो गया वही रखना है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो भी आपके ऊपर जुर्माना है। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ एनी रेगुलेशन डायरेक्शन, द डिफेक्ट इफ नॉट कंपाउंडेबल could not be got rectified by the authority and expenses। देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये भी है कि आप ये मत सोचो कि भैया कल को मेरे बच्चों की शादी होगी मैं तो छत पे 2 कमरे बना लूंगा, ना भैया ना, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना सीईओ के परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा चेंज भी नहीं कर सकते, जो बना है एज इट इज रखना है। किसी भी टाइप का अल्ट्रेशन, मिसयूज, एडिशन नहीं कर सकते आप, साफ साफ लिख दिया है इन लोगों ने। भैया इन्होंने तो पूरा पल्ला झाड़ दिया है, कल को ये बोल देंगे हमने पहले ही कह दिया था, आपने पढ़े क्यों नहीं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप जब इतनी महंगी चीज ले रहे हो तो गो थ्रू कीजिए। मैंने तो आपको बेसिक्स बताए हैं, आप अच्छे से पढ़िए, सारी चीजों को पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, और उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिए। और एक पॉइंट नंबर 10 शायद मैं आपको बताना भूल गया, हाँ ये तो मैंने आपको बताया था, एज इज वेयर इज वेसिस। मतलब जहां है जैसे है वैसे ही दिया जाएगा। तो सारी चीजें आपने देख ही ली हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और उसके मेरे से भी कोई डाउट क्लियर नहीं होते हैं, आप अथॉरिटी की वेबसाइट पे फोन कर सकते हैं भाइयों। लेकिन आपकी मेहनत की कमाई है, तो एक बार प्लीज एप्लीकेशन करने से पहले
एक बार पूरे प्रेशर को गो थ्रू जरूर करें, ढंग से देखें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।